फ्रेंड्स, वेलकम टू कमोडिटी की शिक्षा। आई एम सुनील सुब्रमण्यम, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, और आपको मैं आज एक नया एपिसोड में लाने वाला हूं। आज है और जैसे हमने पहले M6 के टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे थे पहले के एपिसोड्स में, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं उसी सीरीज में। और हम अभी इस एपिसोड में बात करने वाले हैं लेड और जिंक के बारे में। लेड और जिंक दोनों बेस मेटल काउंटर्स में आते हैं। हमारे इंडिया में काफी अच्छा ट्रेडिंग होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जिसका काफी अच्छा डिमांड है। सो दोनों एक ऐसा कमोडिटी है जो M6 में लिस्टेड है और उसमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स और वॉलेटिलिटी है और उसमें काफी अच्छा इंडस्ट्रियल का बाइंग और सेलिंग होता है। तो ये है इस एपिसोड का टॉपिक। इसके पहले हमने बेस मेटल काउंटर में कॉपर और निकल कवर किया था और ये लेड और जिंक टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज में आता है M6 में, जिसकी वजह से हम आज ये एपिसोड में कवर करने वाले। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करने के लिए लेड के पहले बात करते हैं लेड के कंपोनेंट्स क्या है। लेड हम हमेशा बात करते हैं कि एक ऐसा मेटल कमोडिटी है जो किसमें यूज होता है, क्या है, थोड़ा सा काफी अनकॉमन है। कॉमन कमोडिटीज कौन से है? कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, ये सब आयरन है, तो स्टेनलेस स्टील है, ये सब सारे थोड़े से कॉमन बेस मेटल से है। लेड थोड़ा अनकॉमन है और जिंक थोड़ा भी उससे भी ज्यादा अनकॉमन है। तो उस वजह से ये दो कमोडिटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि उनका फैक्टर्स क्या है। जबकि हम आगे बढ़ने से पहले तो हम पहले उसके फैक्टर्स, फीचर्स के बारे में, उसका बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो की फीचर्स के बारे में बात करें, लेड इज हाई डेंसिटी मेक्स इट यूजफुल एज शील्ड अगेंस्ट एक्सरे एंड गामा रेडिएशन एंड इज यूज्ड एज एक्सरे मशीन्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो जब बात करेंगे तो हालांकि डोमेस्टिक यूज से ज्यादा ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूज में हुआ करता है। तो ये गामा रेडिएशन और एक्सरे मशीन्स में यूज होता है। एक्सरे मशीन्स तो आप लोग को तो पता ही है, तो वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है और गामा रेडिएशन पे भी जो है हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। तो ये एक फैक्टर है जो रेडिएशन क्रिएट करने में काफी यूसेज है। इसका काफी हाई डेंसिटी है, वन ऑफ द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर और निकल के बाद, जिसके वजह से हाई डेंसिटी में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये की फीचर था लेड के बारे में। दूसरी बात करते हैं, लेड इज स्टिल वाइडली यूज्ड एज कार बैटरीज, पिगमेंट्स, ऑगमेंटेड अम्यूशन, केबल शेटिंग, वेट्स फॉर लिफ्टिंग, वेट बेल्स फॉर डाइविंग, लेड क्रिस्टल ग्लास, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सम अदर सोल्डर। अगर हम बात करें तो लेड की, तो लेड पहले के जमाने में कैसा होता था कि जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स में जा रहे हैं जहाँ पे कोबाल्ट, निकल और लिथियम यूज किया जाता है। तो पहले के जमाने के जो व्हीकल्स होते हैं ज्यादातर कार बैटरीज में जो यूज होता है वो लेड ही यूज करता था। तो लेड होते थे पहले के जमाने में, लिक्विड बैटरीज होते थे, सॉलिड बैटरीज होते थे, फिर वो जो छोटे छोटे बैटरीज हम यूज करते हैं गेम्स में डालने के लिए या फिर टॉयज में डालने के लिए, तो वो सब सारी चीजें लेड से बनते हैं। तो लेड वो एक ट्रेडिशनल कमोडिटी है ड्राई सेल्स की तरह, जहां पे लेड का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेड का कहाँ पे एक्चुअली फायदा है। तो ये सब सारी चीजें जैसे कार बैटरीज की मैंने बात की है, पिगमेंट, एम्यूशन माने गन्स में भी यूज किया जाता है। तो पहले के समय में जो गन्स होते थे तो उसमें जो बुलेट्स होते थे तो वहां पर भी लेड में यूज से ज्यादा हुआ करता था ग्लोबल मार्केट्स में, जिस वजह से काफी अच्छा डिमांड था। तो ये एक अनदर की फैक्टर है। लेड इज हेवीएस्ट मेटल ऑफ कार्बन फैमिली, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि देखा जाएगा कॉपर और निकल में काफी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल डिमांड में। लेड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी रहता है, तो डेंसिटी की वजह से वो काफी हैवी मेटल रहता है। तो डेंसिटी के कंपैरिजन के इसलिए वो जो कार्बन फैमिली की बात जब होती है तो लेड में काफी अच्छा वेट रहता है, जिसके वजह से जब आप पानी में डालोगे या फिर आप इंडस्ट्रियल यूज करोगे तो उसमें वजन ज्यादा रहता है। तो उस वजह से यहाँ पे इसलिए ही वो हाई डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी वो सस्टेन कर सकता है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड निकल। तो उस डेंसिटी की वजह से ही उसका रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्सरेज में यूज किया जाता है। तो ये एक खास वजह था। ग्रुप है कार्बन फैमिली में 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14A में देखने को मिल सकता है। लेड इज आल्सो चीप, इजी टू ऑब्टेन एंड इजी टू वर्क एंड मेल्ट्स एट लो टेंपरेचर्स। तो एज कम्पेयर टू अदर बेस मेटल्स लेड एक चीप कंपोनेंट रहता है, तो उसको जो मेल्टिंग का प्रोसेस है उसका ज्यादा टाइम लेता है। ये इस वजह से है क्योंकि हाई डेंसिटी है। जब हाई डेंसिटी है तो उसको मेल्ट कराने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में मेल्टिंग का टाइम ज्यादा लगता है। तो उस वजह से ये हाई डेंसिटी के होने की वजह से चीप रहता है, इजी रहता है। बिकॉज क्या है, ये एक ट्रेडिशनल कमोडिटी है। ट्रेडिशनल कमोडिटी होने की वजह से पहले के जमाने में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स एंड बैटरी सेक्टर में ज्यादा यूज होता था, और जिसके वजह से काफी सस्ता पड़ गया अभी मिलने के लिए। तो उसका स्क्रैप वैल्यू का भी काफी वैल्यू रहता है, जिस वजह से उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी रहता है। तो लेड कैन बी फाउंड इन अर्थ क्रस्ट द फ्री फॉर्म, बट इट इज मोस्टली फाउंड इन ओर्स एंड अदर मेटल्स। सो जब भी ओर्स जो मिलता है अदर मेटल्स जैसे कि जिंक और कॉपर और सिल्वर, इनके जो ओर्स रहता है उसमें भी लेड का कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट रहता ही है। तो लेड एक ऐसा कंपोनेंट है आपको जमीन पे भी मिलेगा, माइंस के यहाँ पे मिलेगा। तो
हर दूसरे कमोडिटीज का माइनिंग चलते चलते आपको लेड का भी कंपोनेंट मिल सकता है, जिस वजह से काफी अच्छा डिमांड है और जिस वजह से काफी अच्छा प्रोडक्शन नंबर्स रहता है। तो हायर प्रोडक्शन हायर सप्लाईज की वजह से उसका वैल्यू उतना ही गिरता है। तो उस वजह से ये काफी चीप है कंपोनेंट और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पावर बैटरीज में काफी अच्छा डिमांड है उसका। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लेड। ये इसका क्या है, 90% ऑफ द ऑल लेड एसिड बैटरीज आर रिसाइकल। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कवर कर लिया है। लेड बैटरीज में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से मार्केट में ये काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आज भी हालांकि सब लोग ई व्हीकल्स एंड ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मोड़ जा रहे हैं, जहाँ पे निकल कोबाल्ट लिथियम का इंपॉर्टेंस है, लेकिन लेड का अभी भी काफी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जिस वजह से मार्केट में मूवमेंट दे सकता है। तो हम देखेंगे कि टॉप कंट्रीज क्या है। ये मैंने चार्ट मैंने स्टैटिस्टा से निकाला है, जो सोर्स मैंने वहां पे मेंशन किया है। और अगर हम बात करेंगे तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा, चाइना है। चाइना इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ लेड इन द वर्ल्ड और उसका हम लोग ने हिस्टोरिकल डेटा निकाला है कि 2010 में कितना था, 2015 में कितना था, 2019-20। तो हम लोग प्रोडक्शन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओवरऑल बेसिस में 2015 में काफी अच्छा प्रोडक्शन था, 2010 में कम था, 2019 में फिर से बढ़ा, 2020 में थोड़ा गिरावट देखने को मिला। सबको तो पता है पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्रोडक्शन नंबर्स घटने को देखने को मिला। 2019 में भी थोड़ा देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन था। 2015 द सिचुएशन वाज नॉट सो बैड बिकॉज ऑफ व्हिच द प्रोडक्शन वाज हाई। सिमिलरली दूसरे मेजर कंट्रीज क्या है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, पेरू जैसे हम देखेंगे उसमें जिंक भी प्रोड्यूस होता है, कॉपर भी रहता है। तो कॉपर और जिंक का जो प्रोड्यूसिंग माइंस है वहां पे पेरू में, उसके साथ साथ लेड का भी कंपोनेंट आता है। तो पेरू एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मिलता है। उसके साथ साथ रशिया है, मेक्सिको, इंडिया है। इंडिया में भी कुछ मात्रा में भी लेड है, बिकॉज लेड क्या है, क्रस्ट में मिल जाता है। तो क्रस्ट माने हमारी जो सरफेस है वहां पे मिल जाता है। तो उस कंपोनेंट की वजह से लेड में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसके बारे में, जो लेड है, जो जनरल फीचर्स है लेड के बारे में जाने के लिए। जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लेड के ये सब फैक्टर्स जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो है इसका इंडस्ट्रियल डिमांड पे इंपैक्ट करता है। तो अगर कोई चाइना में कोई न्यूज आता है तो उसका इंपैक्ट भी लेड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे मेजर एक्टिविटीज होता है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, पेरू एंड ऑल। तो ये सब सारे कंट्रीज पे थोड़ा क्लोज वॉच रखने के लिए हमें लेड के बारे में जानने के लिए हमें इन कंट्रीज का भी क्लोज वॉच रखना पड़ता है कि उनका इंडस्ट्रियल सिनेरियो कैसा है, उनका इकोनॉमिक डेटा कितना है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डेटा कितना है, उनका पीएमआई डेटा कितना है। तो ये सब फैक्टर्स के लिए हमें काफी क्लोज वॉच रखना पड़े इन मेजर कंट्रीज का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी हमने बात कर लिया लेड के बारे में। तो लेड का, हालांकि आई एम सॉरी विद दिस नंबर, इट इज लेड एक्चुअली। और लेड के बारे में बात करेंगे तो लेड का जो है, लेड मंथ ईयर है डिस्क्रिप्शन जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में चालू होता है और लास्ट डे ऑफ द मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे रहता है और मंडे टू फ्राइडे पे ट्रेडिंग डेज पे होता है। तो हर दूसरे कमोडिटीज की तरह लेड में भी ये एक की फैक्टर है, जिस वजह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग 5 मीट्रिक टन है। तो 5 मीट्रिक टन माने जो प्राइस कोटेशन है पर किलो पे रहता है। तो माने हर रुपये पे आपको 5000 रुपए का अपसाइड मूवमेंट, डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो माने एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है लेड के मैटर्स में। तो लेड के मैटर में ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिस वजह से एक रुपए पे भी आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल सकता है। ये क्रिटिकल फैक्टर था। और यूएस के टाइम में भी रहता है सेम दूसरे बेस मेटल्स की तरह, 11:30 बजे तक रात तक रहता है। और विंटर सीजन के टाइम पे 11:55 PM तक रहता है, बेस्ड ऑन यूएस डे लाइट सेविंग टाइम पीरियड। तो यूएस डे लाइट सेविंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग उसके हिसाब से होता है। प्राइस कोड के बारे में बात करें, मैक्सिमम ऑर्डर साइज तो 100 मीट्रिक टन से एक टाइम पे आप 100 मीट्रिक टन का ऑर्डर साइज मैक्सिमम ले सकते हो। और जो टिक साइज है 5 पैसा, जैसे मैं अभी पहले कहा था, 1 रुपए में अगर 5000 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस, तो टिक साइज तो छोटा ही रहेगा, तो 5 पैसे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है तो उतना मूवमेंट रहता है, तो उतना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो ज्यादा लॉस न होने की वजह से या फिर ओवर ग्रीडी के होने, प्रॉफिट से ओवर ग्रीडी न होने की वजह से उसका टिक साइज काफी छोटा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही बताया गया M6 लेड। और इनिशियल मार्जिन की बात करें तो मिनिमम 10% मार्जिन है यहाँ पर। और मार्जिन बेस कैसा है कि मार्जिन जाना बहुत जरूरी है, इनिशियल मार्जिन, बिकॉज इन्वेस्ट के दौरान एक अमाउंट ऑफ मार्जिन कितना है वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन अभी के लिए मिनिमम 1% है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कभी कभार बढ़ भी जाता है अगर मार्केट एकदम क्रैश हो गया, जैसे पैंडेमिक में, अर्ली पैंडेमिक सिचुएशन जब मार्च और अप्रैल मंथ में था, ग्लोबल मार्केट्स पूरे क्रैश हो गए थे, उसके साथ बेस मेटल सेक्टर भी क्रैश हो गया, तो उसकी वजह से एक्सट्रीम लॉस मार्जिन का मिनिमम 1% रहता है, उसको बढ़ाया भी जाता है एज पर द एक्सचेंज सर्कुलर। तो एक्सचेंज का भी सर्कुलर आ ही जाता है कि 1% का 5% हो गया है,
ताकि डाउनसाइड लिमिटेड हो और बायर्स को इन्विटेशन मिले। तो बायर्स को इन्विटेशन मिलने से डाउनसाइड लिमिटेड चल रहता है। तो ये सब एडिशनल थिंग्स है जानने के लिए। डिलीवरी यूनिट 5 मीट्रिक टन प्लस माइनस वेरिएशन है टॉलरेंस लिमिट। तो टॉलरेंस लिमिट का भी एक फैक्टर रहता है यहाँ पे, बिकॉज एक बेस मेटल है, बेस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल होने के कारण ये एक टॉलरेंस लिमिट होना जरूरी है। बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल्स क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद रस्ट होना चालू होता है, रस्ट होना चाहता है तो स्क्रैप बन जाता है, स्क्रैप बन के उसका आइदर उसको रिसाइकिल किया जाता है या फिर उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो डिलीवरी पीरियड मार्जिन भी लगता है डिलीवरी पीरियड के टाइम पे। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की इनिशियल बात की, तो मंथ एंड पे हो जाता है, तो टेंडर पीरियड करीबन 25 तारीख के बाद चालू होता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे, अभी हम सितंबर मंथ की तरफ जा रहे हैं, तो सितंबर मंथ में करीबन अगर 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है और तो उसके 5 दिन पहले माने 25 तारीख को उसका टेंडर पीरियड चालू होगा। तो टेंडर पीरियड में डिलीवरी पीरियड मार्जिन भी लग सकता है। तो डिलीवरी सेंटर भी है, चेन्नई बेस्ड है तमिलनाडु में, क्योंकि वहां पर भी एक वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स कहाँ है, तानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड एवरीथिंग। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस में हर चीज एक चीज में रीड नहीं करना चाहता, आप लोग ये स्क्रीन में है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है जो एलएमई अप्रूव्ड है। जैसे कॉपर और निकल की बात हुई थी इसके पहले वाले एपिसोड में, तो लेड में भी एलएमई अप्रूव्ड का जो बेस मेटल्स है वही यहाँ पे एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में ही अप्रूव होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हो, स्पॉट मार्केट्स में खरीद के फ्यूचर में बेचने या फ्यूचर में खरीद के स्पॉट मार्केट्स में बेचने का हेजिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है सिचुएशन इस मामले में। तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और शेप के बारे में, तो शेप के बारे में भी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी असेसमेंट Reliance should be placed on a WSP सर्टिफिकेट एनालिसिस। तो सर्टिफिकेट COA का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इश्यूड बाय द प्रोड्यूसर। तो जिस प्रोड्यूसर से आपने वो मेटल लिया है, लेड लिया है, उसको आपको पेश करना पड़ेगा जब आप डिलीवर करने जा रहे हो। तो ये खासकर सेलर के लिए है। सेलर जब बेचने जाएगा अपना माल, वहां पर उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा MCX एक्सचेंज को। वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ही वो अप्रूव करेगा। अगर वो रिजेक्ट होता है तो कितना क्वांटिटी रिजेक्ट हो रहा है, कितना क्वांटिटी अप्रूव हो रहा है, वो सब चेक करके he'll send back the goods and he'll ask for new goods. So that is how it goes. Delivery order date, staggered delivery date है, tender period है, ये सब चीजें। Delivery logic lastly, compulsory delivery है। Definitely अगर आप सेलर हो अपने सेलिंग पोजीशन की टेंडर पीरियड के बाद भी, तो उस टाइम पे लास्ट डे ऑफ टेंडर पीरियड में तो आपको डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी डिलीवर करना पड़ेगा। एक्सचेंज ज्यादातर क्या टेंडर पीरियड के टाइम से ही वो इंटीमेशन देना चालू कर देता है सेलर को कि आप अभी से ही अपना माल जमाने का तैयारी कीजिए या फिर जमा करके रख दीजिए, ताकि बायर को टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको भी मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है, बिकॉज कंपल्सरी डिलीवरी है। तो बायर अगर आप बायर हो तो आपको कंपल्सरी डिलीवरी मिल जाएगा, आपके रेस्पेक्टिव वेयर हाउसेस में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं ट्रांसफर करना चाहते तो एक्सचेंज के जो वेयर हाउस है, जो मैंने बीच में बात की, वो आपको मिल सकता है, वहां पर वो आपका माल पड़ा रहेगा और आपको जब जरूरत पड़ेगी आप डिलीवरी ले सकते हो। ये खास बात थी लेड के बारे में जो हमने कवर की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं जिंक के बारे में। अभी की फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक। जिंक के बारे में बात करेंगे तो जिंक में भी एक की फीचर्स और इंपॉर्टेंस आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी थोड़ा अनकॉमन बेस मेटल है। जिंक हालांकि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूज रहता है, छोटे छोटे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्क्रूज में, ये सब चीजों में वहां पे लेड और जिंक पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसके साथ साथ जिंक में भी काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर भी। तो मेटालिक जिंक फर्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया समटाइम्स इन 1400, तो काफी पुराना है, एक हिस्टोरिक कमोडिटी है जिसके वजह से इंपॉर्टेंस है। जिंक इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, रबर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, प्लास्टिक प्रिंटिंग, इंक एंड सोप। तो जिंक एक ऐसा कंपोनेंट इंडस्ट्री के साथ साथ ये फार्मेसी सेक्टर्स पे भी काफी इंपॉर्टेंस देता है। कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक प्रिंटिंग, इंक एंड सोप, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी आपको ये FMCG कंपनीज में भी आपको ये जिंक का कंपोनेंट देखने में। जिंक आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कमोडिटी मेटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज इन इंडस्ट्री। तो इसका ज्यादा वाइड यूज है इंडस्ट्रीज में। जैसे हमने इसके पहले लेड के बारे में बात की, तो लेड का एक सेलेक्टिव इंडस्ट्री है, कार बैटरीज है, ये सब चीजें है। तो जिंक का क्या थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है। तो ब्रॉडर रेंज होने की वजह से इंडस्ट्रीज के साथ साथ FMCG सेक्टर्स में भी यूज किया जाता है, जो एक खास फैक्टर है जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टिव कमोडिटी है जो ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप MCX में ट्रेड करना चाहते हो। जिंक इज यूजेस रेट फ्रॉम मेटल प्रोड्यूसर्स टू रबर एंड मेडिसिन। तो रबर्स एंड मेडिसिन में भी ये कंपोनेंट रहता है जिंक में। रबर कैसा होता है, रबर का क्या है मेन प्रोडक्शन पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज किया जाता है, टायर इंडस्ट्रीज वाले यूज करते हैं। तो वहां पर भी एक कंपोनेंट यहाँ पे जिंक का भी एक साथ में मिला ही लेते हैं जब उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में रहता है। तो जिंक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रास व्हिच इज जिंक alloy that contains between 55 to 95% कॉपर।
तो जिंक का कंपोनेंट ब्रास में भी देखने को मिला है। ब्रास एक और कमोडिटी है जो एमसीएक्स में लिस्ट किया गया है, और हालांकि वो टॉप 10 लिक्विड में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद एक छोटा समरी देखेंगे तो उसमें भी कॉपर और जिंक का कंपोनेंट रहता है, जिस वजह से वहां पर भी ब्रास बनाने में भी अगर आप जैसे आर्टिफैक्ट देखोगे, ब्रास का जो आर्टिफैक्ट देखोगे, या फिर आप रिटेल शॉपिंग जाओगे या टूरिस्ट जगह पे जाओगे, तो आपको ब्रास का कोई आर्टिफैक्ट, सोवेनियर, या फिर आपको कुछ खाने के वस्तु के जो केटल वेटल है, आपको अगर उसमें ब्रास वास मिल रहा है या ग्लास कप मिल रहा है, ब्रास मिल रहा है, उसमें जिंक का भी कंपोनेंट है कॉपर के साथ साथ। तो ये सब भी जाना बहुत जरूरी है कि जिंक का थोड़ा सा मल्टी वेरिएंट यूसेज रहता है, हालांकि उसका परसेंटेज टर्म्स पे रहता है, कुछ जगह पे फुल यूसेज रहता है, कुछ जगह परसेंटेज टर्म रहता है, ज्यादातर परसेंटेज टर्म पे रहता है, जैसे मैंने अभी एफएमसीजी और ब्रास में बात की थी, तो उस वजह से ये रहता है। आगे बढ़ते हैं, अभी की प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? जिंक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि मार्केट में कैसा है, तो इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि मेजर प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड में कौन कौन है। हमेशा की तरह चाइना सबसे पहले आता है। चाइना इंडस्ट्रियल कंट्री कहा जाता है, जहां पे बेस मेटल्स काउंटर में जो भी इंपैक्ट आता है वो चाइना पे मेजर फोकस रहता है। तो अगर आपको चाइना में कोई इकोनॉमिक फैक्टर या जियोपॉलिटिकल फैक्टर दिखता है, तो हमेशा बेस मेटल काउंटर में सब में इंपैक्ट करता है। तो चाइना के बाद आता है पेरू के बारे में, इसके बारे में मैंने बात की। पेरू एक ऐसा कंट्री है जहां पर रहता है। इंडिया भी आता है, हमारे इंडिया में भी जिंक का भी कंपोनेंट रहता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यूज होता है एफएमसीजी, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, बोलिविया, कजाकिस्तान, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। तो अदर कंट्रीज का कंपोनेंट बहुत सारे हैं, बट मैं उसमें कवर नहीं कर रहा, बट करीबन 75% to 80% जो है मेजरली ये कंट्रीज का है जहां पर है। तो ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसका वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, जैसे ब्रास में हो या एफएमसीजी सेक्टर्स हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो या कुछ मनाने में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हो, तो ये सब कंपोनेंट जिंक में बहुत इंपॉर्टेंस करता है। तो जिंक बहुत वॉलेटाइल है उस वजह से, जिस वजह से एमसीएक्स में ट्रेडिंग होता है। तो ये काफी लिक्विड कमोडिटी है एमसीएक्स एक्सचेंज में। अभी हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अभी आई एम सॉरी विद दिस, यहाँ पर भी जिंक का मिस्टेक है। सिंबल की बात करें तो जिंक है, मंथ ईयर है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस है तो यहाँ पर भी जिंक का एक कंपोनेंट है, जिस वजह से वो आपको टिक साइज देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग आर अवेलेबल एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर। फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च, इफ द फर्स्ट डे इज अ हॉलिडे देन द फॉलोइंग वर्किंग डे, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर। तो ये भी सेम फॉर्मेट की तरह है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, लास्ट डे विल बी 29th 30th बेस्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे। अगर 30th सैटरडे आ रहा है तो 29th बन जाता है, अगर 31st तक है तो 31st संडे बन जाता है, तो 29th को फ्राइडे को वो एक्सपायरी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मंडे तो फ्राइडे यही सेम बेस्ड है। 5 मेट्रिक टन लेड की तरह 5 मेट्रिक टन में माने एक रुपए पे आपको 5000 का मूवमेंट देखना पड़ेगा। टिक साइज भी 5 रुपीज पर केजी। मेजरली आपको लेड और जिंक में दोनों में सेम ही कंपोनेंट मिलेगा। मैं हर चीज रीड नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पर है, सॉरी फॉर दैट पार्ट, वो एमसीएक्स जिंक है यहाँ पे, वो एक क्लरिकल मिस्टेक है, लेकिन सोर्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेजर कंपोनेंट जो है यहाँ पर आपको सारे लेड की तरह ही सिमिलर है, तो आपको ये इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा कि ये जानने के लिए कि कैसा रहता है ट्रेडिंग बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सही आगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल मार्जिन भी 10% है, लेड की तरह कोई मेजर डिफरेंस नहीं, जिंक 10% है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 1% है, एडिशनल डिलीवरी मार्जिन से है 5 मेट्रिक टन डिलीवरी यूनिट, एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो मेन सेंटर थाने है। हालांकि लेड में देखा जाएगा तो चेन्नई बता गया और एडिशनल डिलीवरी सेंटर थाने बता गया, थाने भिवंडी साइड पे, लेकिन यहाँ पे मेजर सेंटर है थाने के आसपास, तो सभी अप्रूव्ड है और यहाँ पर भी एलएमई अप्रूव्ड ब्रांड से भी एक्सेप्टेड। तो एलएमई यानी लंदन मार्केट एक्सचेंज, एलएमई अप्रूव्ड के जितने भी ब्रांड्स है वो वहां पर यही वाले एक्सेप्टेड होंगे। लिस्ट अवेलेबल यहाँ पे जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन देखा है। तो मेजरली अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन से वाले एलएमई अप्रूव्ड ब्रांच है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, आप ये पढ़ सकते हो और इसको आप फॉलो कर सकते हो और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस एमसीएक्स में भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी ऑर्डर रेट के बारे में। टेंडर पीरियड के मैंने ऑलरेडी बात कर ली। लेड और जिंक में एक सेम फॉर्मेट में रहेगा, सेलर बायर का वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेक करना पड़ेगा और ये सब सारी चीजें जाना बहुत जरूरी है। आखिर में हम बात करेंगे डिलीवरी लॉजिक की। सेम लेड और जिंक दोनों कंपोनेंट्स में डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी है। बायर हो तो तुम्हें आपको खरीदना पड़ेगा, सेलर हो तो आपको माल जमा करना पड़ेगा एक्सचेंज के वेयरहाउस में। तो थाने इसका मेजर एक्सचेंज वेयरहाउस है, वहां पर आपको माल जमाना पड़ेगा अगर आप सेलर हो, एंड आपका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, एलएमई अप्रूव्ड है, उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो एक्सचेंज अप्रूव करेगा। बिकॉज ये सब सारी चीजें चेकिंग एंड वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि जब बायर को जब माल की जरूरत होती है तो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। अगर उसको क्वालिटी नहीं मिलेगा तो एक्सचेंज से ही उसका विश्वास उठ जाएगा कि
exchange is not providing a good quality product. So that what would happen with that is that then the buyer will start losing confidence on the exchange itself. Like, no, they are not giving me the right quality. Why should I start trading in the exchange? I would rather look for myself in another spot market over there. So this is also important for the exchange also to maintain the quality standard which they are promising in the contract specification. So that is why all these factors play an important role when we are talking about quality specifications and checking and verification. So all these things are part of lead and zinc. So here we are ending with this lead और zinc का part. काफी अच्छा था आपको, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा. मैं आपको लोगों को थैंक यू तो बोलना ही चाहता था एंड आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा. लेड और जिंक दोनों एक ऐसा काउंटर है बेस मेटल्स काउंटर में, उसका काफी ट्रेडिंग अच्छा होता है, उसका भी बेस मेटल इंडेक्स भी है. जब भी आप नोटिस कर सकते, अगर आप कैश मार्जिन बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, बुल इंडेक्स का बुलडेक्स है, तो ये सब सारी दोनों इंडेक्सेस है, एमसीएक्स का भी, दोनों जिस वजह से ट्रेडिंग होता है. तो ये सब सारी चीजें, तो अभी हम लोग ने बुलियन सेक्टर के 2 गोल्ड और सिल्वर और बेस मेटल्स के 4 जो मेजर है हमने कवर कर दिया. हालांकि एल्यूमिनियम इज आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम व्हेन वी टॉक अबाउट द इन द टॉप 10 एमसीएक्स कमोडिटी. बट लेकिन क्या है, हमें ये अगले एपिसोड में 2 एग्रो कमोडिटीज को भी कवर करना पड़ेगा. उसका मेजर फोकस कॉटन और सीपीओ रहेगा. सीपीओ माने क्रूड पाम ऑयल. तो हम लोग ने टॉप 10 में 8 हम लोग ने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे कवर कर लिया, 2 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे भी कवर करेंगे जो एमसीएक्स में भी ट्रेड होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जहां पे हम कॉटन और क्रूड पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड गाइस. अगर आपको कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जितना जल्दी हो सके आपके पास जरूर वापस आएंगे. डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.